हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट सीक्वेंस में टॉपिक है रॉयल्टी अकाउंट्स के अंदर, वो लैंडलॉर्ड की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। राइट। जो भी हमने अभी तक सीखा हुआ है वो सारा लेसी की बुक्स में था। यूज़र ऑफ राइट, जो यूज़ करता है अपने राइट को, और मतलब लैंडलॉर्ड के राइट को यूज़ करता है, प्रोडक्शन करता है, और लैंडलॉर्ड को किए गए प्रोडक्शन पर या सेल पर पेमेंट करता है। तो सारा जितना भी ट्रीटमेंट आपने सीखा वो लेसी की बुक्स में था। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि सबसे पहला काम आपको लेसी की बुक्स में परफेक्शन कर लेना है। राइट। जो भी आप सीख रहे हो पहले लेसी की बुक्स में परफेक्ट कर लो। मैं एक साथ नहीं सिखाता कभी कि मैं लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होता है ये सिखा दूँ, फिर उसके बाद ठीक आपसे कह दूँ कि साहब लैंडलॉर्ड की बुक्स में ये होता है। तो एज पर माई एडवाइस आपको पहले कम से कम 7-8 सवाल लेसी की बुक्स में बहुत अच्छे से परफेक्शन से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन। और लेसी की बुक्स में जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको अभी तक सिखाया है उसकी एंट्रीज तीनों कंडीशन में मिनिमम रेंट रॉयल्टी के बराबर है, फर्स्ट कंडीशन। मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा है, सेकंड कंडीशन। मिनिमम रेंट रॉयल्टी से कम है, थर्ड कंडीशन। तीनों कंडीशन में आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए इन द बुक्स ऑफ लेसी। तीनों कंडीशन में आपको नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करना आना चाहिए। लैंडलॉर्ड का अकाउंट, रॉयल्टी का अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट, P&L में कैसे हम सर्टेन टर्म्स दिखाएंगे, बैलेंस शीट में बैलेंस कैसे दिखाएंगे, ये सब चीज़ आनी चाहिए। एंड ऑन दैट बेसिस न्यूमेरिकल आने चाहिए। वंस यू गॉट इट, इफ यू हैव गॉट इट, नाउ यू आर एलिजिबल टू लर्न फर्दर what we are going to discuss today. Now you are eligible for that if you have done in the books of Lacy perfectly. तो लेसर की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको सीखना है तो रिलेटेड ही है वो, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अकाउंटिंग टर्म्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। भाई रॉयल्टी अगर यूज़र देता है तो लैंडलॉर्ड उस रॉयल्टी को रिसीव करता है। लेसी के लिए वो पे की गई रॉयल्टी एक्सपेंस है, तो लैंडलॉर्ड के लिए वो रॉयल्टी इनकम है। लेसी उस रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएगा, लेकिन लैंडलॉर्ड उस रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएगा, इनकम है। इज दैट ओके? और टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज होती है। मिनिमम रेंट को मिनिमम रेंट ही बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग को शॉर्ट वर्किंग नहीं बोलते हैं। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड विद द टर्मिनोलॉजी टू बी यूज्ड इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। देखिए टर्म्स, in the books of lessee or in the books of landlord, पहले हम रॉयल्टी बोलते थे, इसके लिए रॉयल्टी पेएबल है, ये रॉयल्टी पे करेगा, और इसके लिए रॉयल्टी रिसीवेबल है, ये उसे रिसीव करेगा। और मिनिमम रेंट या फिक्स रेंट, या उसको कह लो आप डेड रेंट, this is going to remain same in the books of landlord also. Difference is only this, that lessee has to pay the minimum rent, on the other hand landlord has to receive this. The third point is, if minimum rent exceeds, minimum rent अगर रॉयल्टी से ज़्यादा होता है तो जो डिफरेंस होता है मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। काम कम हुआ किसी पर्टिकुलर ईयर में, जिसकी वजह से हमारा मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा आया, और वो मिनिमम रेंट हमने लैंडलॉर्ड को दिया,
तो डिफरेंस जो मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी लेस करके आएगा उसको हम शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड we have to call it royalty reserve. Right? What we call it? Royalty reserve. Royalty reserve. And in the fourth term, if minimum rent is lesser than the amount of royalty, means the amount of royalty is higher, production was adequate enough, production अच्छा हुआ था, और प्रोडक्शन अच्छा होने की वजह से हमारा जो कैलकुलेट किया हुआ रॉयल्टी का अमाउंट है वो ज़्यादा आया मिनिमम रेंट से, तो डिफरेंस को हम बोलते हैं सरप्लस. लेसी की बुक्स में भी, लैंडलॉर्ड की बुक्स में भी, दिस टर्म इज नॉट गोइंग टू चेंज. राइट? डिफरेंस इन दिस शैल बी surplus. Here also this will be called with the same name. And fifth term is, that is about covering the loss of short working. If there is a short working due to less production in a particular year, उस नुकसान को फ्यूचर में होने वाले एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से जो रॉयल्टी ज़्यादा आई और हमारा सरप्लस क्रिएट हुआ, उससे हम कवर करते हैं शॉर्ट वर्किंग के नुकसान को. तो हम उसे लेसी की बुक्स में बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड. हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड. बट इन द केस of landlord we don't call it so, we call it royalty reserve allowed. Royalty reserve allowed, we call it royalty reserve allowed. Clear? In further writing it in the accounting treatment, I shall be using it like RRA. Right? Taking it more further, if the loss is not coverable, शॉर्ट वर्किंग का नुकसान कभी फ्यूचर में सरप्लस में से कवर ना हो पाए, उसको हम अनरिक्यूब्ड बोलते हैं लेसी की बुक्स में. शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड. यहां बोलते हैं हम रॉयल्टी रिजर्व डिसअलाउड. क्लियर? This is the basic difference that we use in the terminology. बाकी प्रॉफिट एंड लॉस का नाम प्रॉफिट एंड लॉस ही रहने वाला है, बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट ही रहने वाला है. दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. मूव ऑन फर्दर फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसर. लेसर की बुक्स में भी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप सीखोगे वो उन्हीं 3 कंडीशंस में सीखोगे जिन 3 कंडीशंस में आपने लेसी की बुक्स में सीखा था. तो जर्नल एंट्रीज in the books of landlord, he is going to keep the record for every transaction taken place with lessee, for condition 1, for condition 2, for condition 3. Right? I don't have to remind you that condition 1 is minimum rent equals royalty, and condition 2 is minimum rent exceeds royalty. Condition 3 is minimum rent is lesser than royalty. Royalty ज़्यादा है condition 3rd में. Clear? ये जो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, MR stands for minimum rent, R stands for royalty, and again minimum rent is greater than
ये जिसकी तरफ ये मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। मिनिमम रेंट की तरफ खुला है तो मिनिमम रेंट बड़ा है, रॉयल्टी छोटी है। उधर खुल गया तो रॉयल्टी बड़ी हो गई, मिनिमम रेंट छोटा हो गया। ठीक है जी। तो मिनिमम रेंट MR आर रॉयल्टी, दिस इज दैट। अभी यहां पर शॉर्ट वर्किंग नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे उसे रॉयल्टी रिजर्व। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी को हम बोलेंगे रॉयल्टी रिजर्व, क्योंकि हम यहां पर अब इसको सीख चुके हैं। टर्म्स चेंज होंगे, दैट इज वाई आई ऑलरेडी सेड टू यू that it is very required first practice well for the accounting treatment in the books of lessee। सेम टाइम पे दोनों का करोगे कंफ्यूजन बढ़ाओगे। कंफ्यूजन से बचना है तो जैसा हम कहें वैसा करना है। तो यहां पर हमारा जो सरप्लस ही रहता है वो रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। अभी कोई भी आप कंडीशन प्रिज्यूम कर सकते हो कि मिनिमम रेंट हमारा जो है 10,000 रुपये का है और कैलकुलेट की हुई रॉयल्टी भी 10,000 रुपये की आई। यहाँ पर मैं एज्यूम करूँगा मिनिमम रेंट को तो मैं सेम रख रहा हूँ, मतलब फीड करके दिखाना चाहता हूँ मैं कि साहब डिजिट्स में कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे हम। तो रॉयल्टी कैलकुलेट की मैंने 9,000 9K लिख दिया है मैंने, और यहाँ पर रॉयल्टी कैलकुलेट की मैंने 10,500 10.5K लिख सकता हूँ मैं, 10,500 पूरा लिख दिया है। लेकिन इज दैट ओके? अभी देखिए, क्योंकि हम लैंडलॉर्ड की बुक्स में कर रहे हैं, ही हैज़ टू रिसीव दैट, ही इज गोइंग टू रिसीव द रॉयल्टी का अमाउंट, राइट। तो वहां पर क्या करते थे लेसी की बुक्स में हम, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी, ये करते थे। ठीक है, यहाँ पर हमें रिसीव करना है किससे? लेसी से। तो ही इज अवर डेप्टर, डेटर को हम डेबिट करेंगे, उससे ड्यू करेंगे उस अमाउंट को, और रॉयल्टी हमारे लिए इनकम है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। इनकम क्रेडिट होती है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं। क्लियर? तो लेसी डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट बीइंग रॉयल्टी रिसीवेबल फ्रॉम लेसी, लेसी से रॉयल्टी रिसीवेबल हो गई, ड्यू हो गई, मिलेगी, मिलेगी तो पार्टी करेंगे। पार्टी क्यों करेंगे? बिजनेस है यार, पार्टी मतलब हर बार जैसे पैसा मिलेगा पार्टी करेंगे, है ना? नहीं, वैसे सेलिब्रेशन के लिए तो रीजंस नहीं होने चाहिए, रॉयल्टी आए चाहे नहीं आए बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी। देखो बेटे, लेसी टू रॉयल्टी, रॉयल्टी रिसीवेबल फ्रॉम लेसी। अब इसको रिसीव कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, हमने इससे अमाउंट रिसीव कर लिया। अब रॉयल्टी आपकी इनकम है, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के किधर जाती है? क्रेडिट साइड में जाती है। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने रॉयल्टी का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। ये आपको कंफ्यूज नहीं करे तो इसलिए हटा देता हूं मैं यहां से। अब इसके बाद देखिए कंडीशन सेकंड में, जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होता था रॉयल्टी से, तो लेसी की बुक्स में हम क्या करते थे? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करते थे। क्लियर? तो उसका थोड़ा अपोजिट होगा, लेसी डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट
to royalty reserve account being amount receivable। ये नरेशन स्टैंडर्ड है कि आप तीनों में लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे लिखा मैंने कि रॉयल्टी रिसीवेबल, वैसे यहाँ पे मिनिमम रेंट रिसीवेबल हो रहा है तो आप लिख सकते हो मिनिमम रेंट रिसीवेबल, और अदरवाइज बचना चाहते हो कि रॉयल्टी हमें रिसीवेबल है कि मिनिमम रेंट रिसीवेबल है तो आप लिख सकते हो कि बीइंग अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम लेसी। किससे डी हो रहा है अमाउंट? लेसी से। इज दैट ओके? फिर इसके बाद देखिए, ये आप एंट्री रिसीव करने की करोगे। रिसीव करने की एंट्री इज गोइंग टू रिमेन द सेम। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री इन द सेकंड कंडीशन आल्सो इज गोइंग टू रिमेन द सेम, राइट? एंड फॉर कंडीशन थर्ड, व्हेन रॉयल्टी इज हायर देन द मिनिमम रेंट अमाउंट, इनके अमाउंट्स फीड कर देते हैं। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। अभी यहाँ पर क्या हुआ? 10,000 रुपये, 9,000 का एक है रॉयल्टी के, 1,000 रॉयल्टी रिजर्व के, क्योंकि 10 में से 9 घटाया तो 1,000 बच गया आपका। 1K लिख लेना इसमें भाई, तो 1K हो गया। अब आगे देखिए इन दिस, यहाँ पर रॉयल्टी कितनी है मेरी? 10,500। मिनिमम रेंट कितना है? 10,000, तो कितना रह गया? 500 का रह गया सरप्लस। ठीक है जी। अभी इसको मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा? लेसी डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, कितने रुपए लिखूंगा मैं? 10,500 एंड 10,500 अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम लेसी। ठीक है, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम लेसी। अब आगे देखिए इन दिस, क्योंकि जब सरप्लस होता है तो हम अमाउंट को रिक्यूब करते हैं। थर्ड कंडीशन में हम जो अमाउंट था हमारा उसको हम क्या कर रहे थे? रिक्यूब कर रहे थे। किससे रिक्यूब कर रहे थे? सरप्लस से रिक्यूब कर रहे थे, राइट? तो सरप्लस से आपको अमाउंट को रिक्यूब करना है तो यहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं? लैंडलॉर्ड की बुक्स में रॉयल्टी रिजर्व अलाउड बोलते हैं। ठीक है ना, मैंने पहले ही बता दिया आपको टर्म्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट रॉयल्टी रिजर्व अलाउड, अकाउंट डेबिट टू लेसी। नरेशन इसकी ये रहती है बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड रॉयल्टी रिजर्व अलाउड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड रॉयल्टी रिजर्व अलाउड। तो नरेशन आप लिख सकते हो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड रॉयल्टी रिजर्व अलाउड। क्लियर? अभी कहानी क्या है थर्ड एंट्री की? थर्ड एंट्री की कहानी ये है कि जो भी रॉयल्टी का अमाउंट है वो, और अगर कोई रॉयल्टी रिजर्व डिसअलाउड रह गया, मतलब अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है हमको। तो हम क्या करेंगे साहब? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट रॉयल्टी रिजर्व डिसअलाउड, अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, being royalty and disallowed royalty reserve transferred, being royalty and disallowed royalty reserve transferred। अभी मैं इसमें अगर अमाउंट फीड करूं तो मेरा 1,000 का रॉयल्टी रिजर्व था, राइट? सरप्लस मेरे पास 500 का आया है तो मैं अलाउ केवल 500 कर सकता हूं। मेरा ये जो 1,000 का रॉयल्टी रिजर्व था वहां से मैं 500 के सरप्लस से उसको अलाउड कर सकता हूं। तो मेरे को रिसीव कितने होंगे अगर मैं लैंडलॉर्ड हूं तो? 10,000। रिजर्व अलाउड कितना हो जाएगा? 500 रुपीज़। एंड टोटल रिसीवेबल कितना था उससे? 10,500 रुपीज़। इज दैट ओके? इज दैट ओके एवरीवन? अभी देखिए आगे, यहाँ पर रॉयल्टी का अमाउंट कितना है?
10,500 और टोटल 1,000 का रॉयल्टी रिजर्व था, जिसमें से अलाउ कितना हुआ 500, कितना अलाउ नहीं हुआ वो आपका कहाँ चला जाएगा डिसअलाउड रॉयल्टी रिजर्व में, और टोटल 11,000 रुपीज़ हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे इनकम साइड। इज दैट ओके? नो प्रॉब्लम। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, नेसेसरी अकाउंट्स सीखने हैं। नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड की बुक्स में नेसेसरी अकाउंट कौन कौन से होते हैं? जो भी एंट्री में रिलेटेड एस्पेक्ट है उसी से रिलेटेड होते हैं। नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। सबसे पहला अकाउंट बनता है हमारा रॉयल्टी का। ये लोग रॉयल्टी अकाउंट को रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट करके दिखाते हैं, लेकिन मैंने कहीं पर भी रिसीवेबल वर्ड यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर आप बुक देखोगे तो वहाँ पर रिसीवेबल वर्ड बार बार यूज़ हो रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी वो रिसीवेबल के नाम से लिखा होगा, ड्यू होते समय, रिसीव होते समय, इस तरीके से कर रहा होगा। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप रॉयल्टी के साथ लैंडलॉर्ड की बुक्स में रिसीवेबल वर्ड ना लिखें या लिखें, या फिर लेसी की बुक्स में रॉयल्टी के साथ पेबल वर्ड लिखें या ना लिखें, आप रॉयल्टी का अकाउंट आपने खोल दिया। इज दैट इज़ वेरी अंडरस्टूड कि आप क्रेडिट कर रहे हो तो दैट इज़ रिसीवेबल इनकम है, क्रेडिट होती है तभी है वो। रिसीवेबल वर्ड बुक में लिखा हो, आप नहीं लिखेंगे, उससे कोई समस्या नहीं आनी, कोई का नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अकाउंट आप चाहे रॉयल्टी का खोलो रॉयल्टी के नाम से, तो भी आपको फाइनली क्लोज करना है थर्ड एंट्री में जाके, चाहे रॉयल्टी रिसीवेबल का खोलो वो भी फाइनली क्लोज करना है। ऐसे ही लेसी के बुक्स में रॉयल्टी का अकाउंट जो खोलोगे वो क्लोज होगा। लेकिन वो मतलब अच्छा लगता है समझने में, बच्चों को थोड़ा इजी शायद हो जाता हो, तो इसलिए लिख दिया बुक वाले ने, ऑथर ने, रिसीवेबल। तो साहब लैंडलॉर्ड में रिसीवेबल होता है क्योंकि लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी मिलती है, ठीक है। लेकिन इट इज़ अ सिंपल थिंग कि भाई डेबिट में कोई चीज़ दिखा रहा हूँ तो एक्सपेंस है वो, क्रेडिट में दिखा रहा हूँ तो इनकम है वो, लॉजिकली अंडरस्टूड है वो। नहीं लिखा वो वर्ड तो दैट डज नॉट मेक अ सेंस, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट and I hope I am able to clear that in your mind. If I have to make the royalty account in the books of lessee, what we had done to landlord and by profit and loss, this we had done, right? Though, so in the books of lessee, what we will be doing to royalty, sorry, by lessee, रॉयल्टी अकाउंट बना रहा हूँ तो रॉयल्टी 2 में दिया है तो लेसी कहाँ जाएगा, बाय में जाएगा ना, बाय लेसी for rupees 10,000 in condition 1, and in third entry, in second entry there is no royalty, so posting is not to be done in royalty account. In third entry there is a name of royalty or in which royalty is debited, other aspect is to be posted, other aspect is on two side, so we shall write it to P&L account. Is that okay? So simply we can say in royalty account by lessee to profit and loss, by lessee to profit and loss every year, every condition. In second year, suppose it's a year 1, it's a year 2, it's a year 3. So in second year, royalty is for 9,000 rupees, right? We shall write by lessee 9,000 rupees. And to profit and loss 9,000 rupees. Is that okay? 9,000 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. And in third year, which we can say is condition 3, royalty is for 10,500. So we shall write by lessee 10,500, and at the end of the year royalty was debited and 2 profit and loss was recorded. So we shall write opposite side, 2 profit and loss. Is that okay everyone? 2 profit and loss account. Now we have to prepare our second account,
amongst necessary accounts, which is account of lessee. It is prepared in three conditions. It is prepared in three conditions. Condition 1, condition 2, condition 3. Condition 1, minimum rent is equals royalty. So it is for this. Okay, हमें ये बनाना है लेसी का अकाउंट. तो टू रॉयल्टी मुझे लिखना पड़ेगा 10,000 for rupees 10,000, and in second I'll have to receive this. लेसी 2 में है ना, तो अपोजिट साइड बाय बैंक हो जाएगी. Is that okay, everyone? This is condition 1, where minimum rent was 10,000 and royalty was also for 10,000. Clear? Let's go for condition 2, where minimum rent is higher than the amount of royalty. Minimum rent is for 10,000 and the royalty was for 9,000. So we are preparing the lessee account of lessee, right? So opposite sides are recorded in posting: two royalty reserves. Two royalty account, two royalty reserve account with the amount 9,000, 1,000, right? This is that. And in second, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी. तो लेसी 2 में है तो बैंक बाय में जाना है for 10,000. Condition 3, when minimum rent is lesser than royalty, royalty is with higher amount, right? In condition 3, लेसी का अकाउंट बनाना है. लेसी डेबिट में है तो रॉयल्टी 2 में लिखना होगा हमको. टू रॉयल्टी अकाउंट फॉर रुपीज 10,500. एंड इन सेकेंड एंट्री लेसी इज ऑन टू साइड, क्रेडिट साइड. अपोजिट साइड्स आर बैंक एंड रॉयल्टी रिजर्व. दैट शैल बी रिटन हेयर ऑन बाय साइड. बाय बैंक अकाउंट फॉर रुपीज 10,000 and by royalty reserve allowed 500, right? That's it. A very good thing of this account is that as in case of landlord account in the books of lessee, there was no balance remaining in this. So as here it is also that in the books of landlord, in account of lessee, there is no balance. The accounts are equalized from both sides in every condition and every year. हर सिचुएशन में बराबर हो जाएगा. ड्यू किया, रिसीव किया, ड्यू किया, रिसीव किया, ड्यू किया, रिसीव किया, रिक्यूब किया, कोई बैलेंस नहीं है. तो अभी ये दो अकाउंट बने हैं, रॉयल्टी का और जो आपका लेसी का, इनमें से कोई बैलेंस शीट में नहीं जाना है, क्योंकि बैलेंस शीट में बैलेंस आते हैं. बैलेंस है ही नहीं तो क्यों जाएंगे. क्लियर? अभी हमारा केवल कौन सा अकाउंट रह गया है स्टूडेंट्स? रॉयल्टी रिजर्व का अकाउंट रह गया है. उसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ. अभी देखिए रॉयल्टी रिजर्व का अकाउंट, इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि कंडीशन 1 में नहीं बनता. क्यों नहीं बनता? यू कैन सी देयर इज नो डिफरेंस. दैट्स वाई नो रॉयल्टी रिजर्व. इन ऑर्डर टू प्रिपेयर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट देयर हैज़ टू बी रॉयल्टी रिजर्व. रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बनाने के लिए रॉयल्टी रिजर्व होना चाहिए. यहाँ है ही नहीं, यहाँ है. तो कंडीशन सेकंड में रॉयल्टी रिजर्व कहाँ लिखा हुआ है? 2 में. तो मुझे बाय लेसी लिखना होगा. कंडीशन 2 के लिए बनाना है मुझे, जिसमें मेरा मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी से. तो जो लैंडलॉर्ड की बुक्स में हम पहले लेसी की बुक्स में जो करते थे उसका बिल्कुल अपोजिट है. वहाँ लिखते थे टू लैंडलॉर्ड.
यहाँ अपोजिट साइड आएगा, एंट्री हमें बता रही है। अब तो ये हमें रास्ता बताएगी, वैसे जाएंगे हम। तो रॉयल्टी रिजर्व 2 में लिखा है, तो लेसी बाय में गया, बाय लेसी। कितने रुपए का है? 1000 रुपीज़ का है कंडीशन सेकंड में, और कुछ हुआ नहीं इसमें, तो इसका मैं बैलेंस निकाल दूंगा। टू बैलेंस कैरेट डाउन 1000 रुपीज़। इसको कंडीशन थर्ड मान लो या फिर अगला साल मान लो, जिसमें मेरा रॉयल्टी ज़्यादा आया था मिनिमम रेंट से। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इस बैलेंस को यहाँ ब्रॉड डाउन करूँगा अपोजिट साइड। यहाँ बैलेंस निकला तो यहाँ ब्रॉड डाउन करूँगा ना मैं 1000, और फिर इसको मुझे अब रिक्यूब करना है। तो रॉयल्टी रिजर्व मेरा कंडीशन थर्ड में फर्स्ट एंट्री में तो है नहीं, सेकंड में है, और कहाँ पर है? डेबिट है, तो मुझे टू लेस ही लिखना पड़ेगा। इज दैट ओके? कितने रुपए से लिखना पड़ेगा? ये क्या चीज़ है? रॉयल्टी रिजर्व अलाउड है। अच्छा, लास्ट एंट्री में रॉयल्टी रिजर्व डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करा है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 500, रॉयल्टी रिजर्व disallowed, total agreed. Is that okay? This is the only account for which the balance is to be carried forward in the books, in the balance sheet. बैलेंस शीट में बैलेंस जाएगा केवल कंडीशन सेकंड में, रॉयल्टी रिजर्व। अच्छा, कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट्स कंडीशन सेकंड में? रॉयल्टी रिजर्व का बैलेंस 1000 है। वेरी गुड। डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? This is the point. Which is this balance? Debit balance or credit balance? Important question है ये। यहाँ से मैं जो बोलूँ उसको ध्यान से सुनना और लाइफ टाइम अकाउंट करो तो याद रखना। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वही उसी का ही बैलेंस होता है। टोटल कौन सी साइड का ज़्यादा है? क्रेडिट का। इधर बैलेंस आया, आप लोग ऐसे लॉजिक लगाते हो कि इधर डेबिट में लिखा है डेबिट, क्रेडिट में लिखा है क्रेडिट, ऐसे नहीं होता, राइट? जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसी का बैलेंस बचा होता है। कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा था यहाँ? क्रेडिट का। यहाँ तो कुछ था ही नहीं, इसका तो हमने लिखा है, इसी का तो बैलेंस है, वो क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा तो क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर? हमेशा याद रखना इस बात को। तो दिस इज क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट में कहाँ पर आता है? लायबिलिटीज साइड में, राइट? और डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में असेट साइड में आता है। आपने जब लेसी की बुक्स में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाया था तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आया था, उसको हम बैलेंस शीट में असेट्स में लिखते थे। यहाँ पर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटीज में लिख रहे हैं हम। इज दैट ओके? अभी प्रॉफिट एंड लॉस में तो हमें कुछ ऐसा करना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में बस केवल रॉयल्टी दिखाते हैं, और कोई बाय रॉयल्टी रिजर्व डिसअलाउड हुआ है तो वो दिखाते हैं, बस इतना दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, केवल शो करने के लिए। ठीक है? इट्स ऑल अबाउट दैट। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम रहने वाली हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। एनालिटिकल टेबल में थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि टर्म्स वहाँ पे हम अलग लिखेंगे। पहला कॉलम ईयर का था, ईयर का रहेगा। दूसरा कॉलम आउटपुट का था, आउटपुट का रहेगा। तीसरा कॉलम रॉयल्टी का था, रॉयल्टी का रहेगा। चौथा कॉलम मिनिमम रेंट का था, मिनिमम रेंट का रहेगा। पांचवा कॉलम शॉर्ट वर्किंग का था, वो रॉयल्टी रिजर्व का हो जाएगा। सिक्स्थ कॉलम सरप्लस का था, वो सरप्लस का रहेगा। सेवेंथ कॉलम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड का था, वो रॉयल्टी रिजर्व अलाउड का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड का था, वो रॉयल्टी रिजर्व डिसअलाउड का हो जाएगा। फिर उसके बाद में पेमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का रहेगा, रॉयल्टी का और रॉयल्टी रिजर्व डिसअलाउड का। फिर पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का। कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही रहनी है, एनालिटिकल टेबल वैसे ही बननी है, सवाल वही होगा, सवाल में कोई चेंज नहीं आएगा। बस केवल अभी तक लेसी की बुक्स में आपसे करवाते थे, अब कह देंगे लैंडलॉर्ड की बुक्स में करो। सिंपल। बुक में तो सेकंड क्वेश्चन में ही दिया है, लेकिन मैं कभी नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप वहाँ से सेकंड में आप लैंडलॉर्ड की बुक्स में सीख लो। जब तक अच्छे से प्रैक्टिसाइज नहीं हो जाए, टिप्स पे नहीं हो जाए अकाउंट्स एंट्रीज लेसी की बुक्स में, तब तक हम लैंडलॉर्ड की बुक में नहीं ले जाते। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस।
कोई नया खिलाड़ी होगा, वो खुद भी एक्सपेरिमेंट करेगा, बच्चों से भी करा देगा, खुद भी फंसेगा, बच्चों को भी फंसा देगा। ना ऐसा हम काम करते हैं और ना हम चाहते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस विच यू शुड रिसीव, राइट? So it's all about today's lecture. Thank you so much.